तो आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है एक रिंग ऑफ चार्ज की वजह से। उसकी डायग्राम मैंने बनाई है और इसका प्रोसीजर अब आपको पता होना चाहिए बिकॉज़ हमने जब से इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़्म का कोर्स स्टार्ट किया है, हम ऐसी ही चीज़ें सॉल्व करते आ रहे हैं। बेसिकली हम फोर्सेस और इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैलकुलेट कर रहे हैं ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। और कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस में हमारे पास 3 या 4 ही बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, जिनके ऊपर हम अपना हाथ सीधा करते हैं। मतलब जिनके ऊपर हम सीखते हैं कि इस तरह की कॉन्फ़िगरेशंस को कैसे सॉल्व करना होता है। तो मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम भी डिफाइन किया है। सो लेट्स कॉल दिस एक्सिस एज एक्स एक्सिस, दिस एज वाई एक्सिस एंड दिस एज जेड एक्सिस। और ये जो हमारा रिंग है, इसके ऊपर हमारे पास टोटल चार्ज जो है वो Q है। लेट मी कॉल दिस चार्ज Q विद पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन का फ़र्क आपको पता है, सिर्फ ये होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो मुख्तलिफ होगी नेगेटिव चार्ज के केस में। यहाँ पे मैंने पॉइंट P भी शो किया है और पॉइंट P वो पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहते हैं। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि पॉइंट P जो है ये इस रिंग के सेंटर से Z एक्सिस के ऊपर मौजूद है, किसी फासले के ऊपर। और चूँकि ये पॉइंट Z एक्सिस के ऊपर है तो इसका जो सेंटर से फासला है, ये वाला जो ओरिजिन पॉइंट है, इस से फासले को मैं Z ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दिस इज़ स्टैंडर्ड नोटेशन जो हम करते आए हैं अब तक। फर्दर ये है कि ये जो रिंग है, इसका जो रेडियस है वो r है। सो हम इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो द रेडियस ऑफ द रिंग इज़ r। लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर। So radius of this ring is r. So this distance is r। और इस r डिस्टेंस के ऊपर नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हम दो स्मॉल लेंथ एलिमेंट कंसीडर करते हैं। दो स्मॉल लेंथ एलिमेंट इसलिए बिकॉज हम देखते हैं कि सिमेट्रिकल आर्गुमेंट्स की वजह से कुछ कंपोनेंट्स जो हैं फील्ड के वो कैंसल आउट हो जाते हैं और बाकी जो हैं वो एड अप हो जाते हैं। सो लेट्स डू दैट प्रोसीजर। तो मैं दो पॉइंट्स लेता हूँ। चले, मैंने इसको आर को यहाँ पे दिखा लिया है, तो मैं एक पॉइंट ये ले लेता हूँ। ये मेरे पास एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट है जिसकी लेंथ dl है और इसके ऊपर जो चार्ज है वो dq है। चूँकि मैंने चार्ज को कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किया है, तो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है जो इस लेंथ एलिमेंट के ऊपर मौजूद है, उसको मैं डी क्यू से रिप्रेजेंट करता हूँ, कैपिटल Q। मुझे एक लेंथ एलिमेंट इसकी अपोजिट डायरेक्शन में भी चाहिए और उसकी रीज़न मैंने भी आपको बताई है कि हमारे पास सिमिट्री की वजह से कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो कैंसल आउट हो जाते हैं और यूँ हमें एक इंटीग्रेशन से जान छुड़ाने में मदद मिल जाती है। तो ये एक दूसरी तरफ लेंथ एलिमेंट है जिसकी लेंथ dl है और जिसके ऊपर चार्ज जो है वो अगेन dq है। तो इन दो लेंथ एलिमेंट्स की वजह से मैं करूँगा क्या कि पॉइंट P के ऊपर देखूँगा कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और उसकी डायरेक्शन क्या है, और फिर सिमेट्री आर्गूमेंट्स यूज़ करके फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी आता है उसकी फॉर्म लिखूँगा। तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर डायरेक्शंस को ड्रा करता हूँ तो लेट मी यूज़ द सेम ब्लू कलर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में जाएगा इस लेंथ एलिमेंट की वजह से। सो दिस इज़ DE। चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो दोनों लेंथ एलिमेंट्स की वजह से सेम है। रीज़न उसकी ये है कि इनका सेंटर से डिस्टेंस भी सेम है r, उनकी लेंथ dl भी सेम है और उनके ऊपर जो स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq भी सेम है वो भी सेम है। और इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो इन दो स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स की वजह से प्रोड्यूस होता है वो भी सेम होना चाहिए। दीज आर द बेसिक आर्ग्यूमेंट्स जो पहले मैं कई मरतबा दे चुका हूँ। सिमिलरली जो दूसरे लेंथ एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा और ये रहा दूसरे लेंथ एलिमेंट की वजह से फील्ड, ये भी DE ही हमारे पास बनेगा। आपको ये डायग्राम थोड़ी सी अजीब नज़र आ रही होगी, यानी ये थोड़ी सी टिल्टेड है और इसकी रीज़न ये है कि मैंने अपने लेंथ एलिमेंट्स को इस तरह पिक किया है। आप चाहें तो इसको दो अपोजिट कॉर्नर्स के ऊपर, यानी एक लेंथ एलिमेंट आप इस पॉइंट के ऊपर ले लें, एक इस पॉइंट के ऊपर ले लें, तो आपकी डायग्राम जो है वो एस्थेटिकली थोड़ी सी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी। बट इट डजेंट रियली मैटर, यू नो कि ये किस तरह की डायग्राम है, या फिर रिंग को यूँ पकड़ के रोटेट कर लें तो इट्स द सेम थिंग। ओके, तो अब इन कंपोनेंट्स को हम जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं इनको हम कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। और कंपोनेंट्स में डिवाइड करने से पहले हम ये भी डिफाइन कर लेते हैं कि ये जो एंगल है ना पॉइंट P के ऊपर, ये एंगल जो है ये थीटा है।
ओके। तो अब हम जब इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये एक्स एक्सिस की तरफ है और ये वाला कंपोनेंट इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, और जो दूसरा कंपोनेंट बनेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वो जी एक्सिस के अलोंग होगा, तो वो ये वाला बनेगा। सिमिलरली जो लेफ़्ट वाले स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से दो कंपोनेंट्स बनेंगे, वो एक की डायरेक्शन ये वाली होगी एंड एक की डायरेक्शन इधर ही जेड एक्सिस की तरफ होगी। अब हमने देखना है कि कौन सा कंपोनेंट जो है वो साइन थीटा वाला है और कौन सा कंपोनेंट कोसाइन थीटा वाला है। तो ये हमारे पास एंगल थीटा है, तो आप देख सकते हैं कि जो ये वाला कंपोनेंट है ये बनता है डी ई साइन थीटा, और सिमिलरली ये वाला कंपोनेंट भी बनता है डी ई साइन थीटा। ओके, और जो कंपोनेंट्स ये वाले हैं, लेट मी चेंज द कलर नाउ। तो जो कंपोनेंट्स ये वाले हैं ना, ये हमारे पास दोनों बनते हैं डी ई कोसाइन थीटा, और सिमिलरली जो ये है ये भी है हमारे पास डी ई कोसाइन थीटा। तो पॉइंट ये है कि जो कंपोनेंट्स हमारे पास जेड एक्सिस की तरफ हैं वो हैं डी ई कोसाइन थीटा, और वो दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, विच मीन्स कि उनकी मैग्नीट्यूड्स जो हैं वो ऐड हो रही हैं। और जो दूसरे वाले कंपोनेंट्स हैं ये वाले डी ई साइन थीटा वाले, ये अपोजिट डायरेक्शन में हैं और इनकी मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसका मतलब है ये कैंसल आउट हो रही हैं, विच सिंपली मीन्स कि हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू दीज टू स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स अलोंग वाई एक्सिस, क्योंकि ये एक्सिस हमने वाई एक्सिस डिफाइन किया है जिस डायरेक्शन में हमारे पास डी ई साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, लेट मी राइट इट एज डी ई नेट। तो जो डी ई नेट है हमारे पास अलोंग वाई एक्सिस वो ज़ीरो है, और सिमिलरली जो डी ई नेट है हमारे पास अलोंग जेड एक्सिस वो है हमारे पास 2 टाइम्स डी ई टाइम्स कोसाइन थीटा। तो हमने स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया, एंड दिस इज़ द सिचुएशन कि वाई एक्सिस के अलोंग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है और एक्स एक्सिस के अलोंग जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है हमारे पास 2 डी ई कोसाइन थीटा। तो अब हमने टोटल रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो इट्स इजी प्रोसीजर। आपको पता है कि हम इस जो नॉन ज़ीरो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो जेड एक्सिस के अलोंग है इसको इंटीग्रेट करेंगे पूरे रिंग के ऊपर। ओके, और पूरे रिंग के ऊपर इंटीग्रेट करने के लिए आप ये देख लें कि हमारे पास जो ये वाला डिस्टेंस है इस लेंथ एलिमेंट डी एल का पॉइंट पी तक वो आर है, इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास ई अलोंग जेड एक्सिस, सो लेट मी कॉल इट ई जी, दिस शुड बी द इंटीग्रल ऑफ डी ई जी, और डी ई जी की जो हमारे पास फॉर्म है वो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। सो दिस इज़ डी ई जी, और डी ई जी को हम लिख चुके हैं, ये इक्वल है, सॉरी ये डी ई जी नहीं है, ये इसको मैंने डी ई नेट जी लिखा है। सो लेट मी राइट इट डी ई नेट जी। I just want to be consistent with the nomenclature that I am using. It's very important. मैंने आपको पहले कई दफ़ा बताया कि it doesn't really matter कि बुक में कौन से नाम यूज़ हुए हैं, कौन से सिंबल यूज़ हुए हैं. You can use your own names, you can use your own symbols, but you have to be careful with one thing. If you want to be consistent, you have to use only one notation within your problem. तो जब तक मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस रिंग का कैलकुलेट नहीं कर लेते, वी हैव टू स्टिक विद द नोटेशन दैट वी चूज़ एट द स्टार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, और मैंने ये नोटेशन चूज़ की है। तो अब मैं इसको डी ई नेट जी की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो जो मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसको मैंने ई जी से रिप्रेजेंट किया है, दिस विल बी 2 टाइम्स डी ई टाइम्स कोसाइन ऑफ एंगल थीटा। और अब हमने कुछ चीज़ें देखनी है इसमें। पहला तो डी ई हमने देखना है, तो डी ई जो है ये हमें पता है इसकी फॉर्म क्या होती है, के टाइम्स डी क्यू के टाइम्स डी क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो अब आर स्क्वायर इसमें हमें नहीं पता, तो हमने इस डायग्राम से आर स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो आर स्क्वायर आप देख सकते हैं, इट्स जस्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल, और आर जो है वो उसका हाइपोटेन्यूज है, तो आर स्क्वायर जो है उसकी बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर बन जाएगा, विच इज़ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस
जेड स्क्वायर, ओके। एंड फाइनली हमारे पास कोसाइन थीटा है, तो इसी ट्राइंगल से हम कोसाइन थीटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और कोसाइन थीटा हमारे पास आता है जेड डिवाइड बाई आर, विच इज़ जेड डिवाइडेड बाई आर कैपिटल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, ओके। तो अब हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स आ गए हैं इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के लिए, क्योंकि ये वो इक्वेशन है जिसको हम इंटीग्रेट करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज़ जो भी इस फार्मूला में मौजूद है, और इजी कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास जो इजी है, लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर नाउ, तो जो इजी है वो बन जाएगा, 2 को मैं बाहर लेता हूँ, इट्स अ कांस्टेंट। के जो है कूलम्स कांस्टेंट, उसको भी मैं बाहर लेता हूँ। फिर है हमारे पास इंटीग्रल, और फिर है हमारे पास डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और फिर कोसाइन थीटा है, और जिसकी वैल्यू मैंने लिखी है यहाँ पे क्या है, ये जेड डिवाइडेड बाई आर है। तो ये बन जाता है 2 टाइम्स के इंटीग्रल डी क्यू डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और आर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। ये वाला जो हमारे पास डिनोमिनेटर है ये असल में आर है, तो इसका क्यूब लेंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2 बन जाएगी। अगेन सेम थिंग जो हम पहले कई मरतबा कर चुके हैं। तो फर्दर हमने नेक्स्ट स्टेप में ये भी करना है कि डी क्यू को हमने लीनियर चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में लिखना है, तो डी क्यू विल बी लैम्डा टाइम्स डी एल। लीनियर चार्ज डेंसिटी इसलिए बिकॉज रिंग इज़ अ वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि कैसे वन डायमेंशनल है, तो आप जस्ट सोचिए कि जैसे आपके पास रबड़ बैंड होता है, उसको काट के आप फैला सकते हैं, इट्स जस्ट अ लाइन, लाइक जैसे धागा होता है, ओके। तो कोई भी रिंग जो है वो वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ डी क्यू एंड दिस आर, तो ईजी विल बी 2 के, लैम्डा भी अब बाहर आ जाएगा बिकॉज इट्स कांस्टेंट फॉर द रिंग, और फिर हमारे पास आएगा इंटीग्रल डी एल, और आर स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू लिखूं तो ये है हमारे पास, अब सॉरी आर क्यूब की वैल्यू लिखूं तो ये है कैपिटल आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल पावर 3/2, ओके। अब ये डी एल है, मैं इसको कई मरतबा पहले बता चुका हूँ बिकॉज आई टोल्ड यू जस्ट के इट्स रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, इट्स द सेम थिंग्स। और इसलिए मैंने आपको बहुत पहले कहा था कि आई मीन इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, जस्ट do the right thing, do the way you have to understand it, and so just do these things the very first time you encounter them, which means जब हमने लास्ट चैप्टर में इसको देखा था। एनीवे तो अब हम ये कर सकते हैं कि डी एल को देखें अगेन समझाने की गर्ज से। तो डी एल अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये है डी एल, ओके, लेंथ एलिमेंट। अगर इसका सेंटर से आप एंगल देखते हैं तो वो ये वाला बनता है, और ये डी एल जो है ये वाला एंगल बनाता है, कुछ स्मॉल एंगल जिसको हम डी फाई कह सकते हैं, ओके। और जो बेसिक आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, एस इक्वल्स आर थीटा, वहाँ से आप ये यूज़ कर सकते हैं डी एस इक्वल्स आर डी थीटा, ओके। और यहाँ पे डी एस जो है वो डी एल के बराबर है, तो हमारे पास जो बन जाएगा डी एल वो बन जाएगा आर टाइम्स डी फाई। अब देखें कि हमारा जो इंटीग्रल है वो डी फाई के ऊपर है। न्यूमरेटर में हमारे पास कैपिटल आर और जी हैं जो फाई डिपेंडेंट नहीं है, विच मीन्स कि हमारा डिनोमिनेटर भी कांस्टेंट है, विच सिंपली मीन्स दैट कि ये इंटीग्रल जो है इसको आप लिख सकते हैं ई जी इक्वल्स टू के लैम्डा इंटीग्रल ऑफ आर डी फाई। और इनफैक्ट मैं आर डी फाई को यहाँ पे लिखता हूँ, और मैंने अभी आपको बताया कि जो डिनोमिनेटर है हमारा वो भी फाई इंडिपेंडेंट है। तो डिनोमिनेटर को मैं बाहर ले आता हूँ, यानी इस टर्म के नीचे ले आता हूँ, तो ये बन जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2, ओके। तो हमारे इंटीग्रल की जो ईजी का इंटीग्रल है उसकी ये फॉर्म बनती है, एंड आई थिंक आई नीड टू टर्न ऑफ द नोटिफिकेशन ऑन माई फ़ोन, ओके। तो ये करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि आर भी कांस्टेंट है, रेडियस जो है रिंग का वो फिक्स्ड है। तो इंटीग्रल सिर्फ डी फाई के ऊपर है, और डी फाई जो है जस्ट द एंगल इनसाइड द रिंग विच इज़ 360 डिग्री विच इज़ 2 पाई।
लेकिन यहाँ पे आप मिस्टेक कर सकते हैं। जस्ट रिमेंबर दैट मैंने ये आर्गूमेंट पहले भी आपको कई दफ़ा दिया है, और वो आर्गूमेंट ये है कि हमने 2 लेंथ एलिमेंट लिए हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ओके। और हर लेंथ एलिमेंट जो है अगर ये आधा रिंग कवर करता है तो हमारे पास पूरा रिंग बनता है। और यही रीज़न है कि यहाँ पे ये 2 का फैक्टर आया था। ये आर्गूमेंट मैंने आपको पहले भी दिया था कि अगर आप 2 टाइम्स कोसाइन थीटा लेते हैं तो फिर इंटीग्रेशन आधे रिंग के ऊपर होगी, बिकॉज यू आर ऑलरेडी काउंटिंग इट ट्वाइस। और अगर आप सिर्फ कोसाइन थीटा लेते हैं तो फिर इंटीग्रेशन पूरे रिंग के ऊपर होगी। तो चूँकि हमने 2 लेंथ एलिमेंट लेके पहले ही डबल काउंट इसको कर दिया है, तो अब इंटीग्रेशन आधे रिंग के ऊपर होगी, विच मीन्स कि जो फाई की लिमिट है वो 0 से पाई बनेगी, अब 0 से 2 पाई नहीं बनेगी। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा जो फाइनल फॉर्म है रिंग की वो बन जाएगी 0 से, तो ये बन जाएगा 2 लैम्डा के आर पाई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2। दैट्स इट, दैट इज़ द फाइनल फॉर्म ऑफ द रिंग। लेट मी क्विकली चेक कि हमारे पास यही फाइनल फॉर्म आती है। ऑफ कोर्स यही फॉर्म आती है, सिर्फ एक चीज़ जो है वो मैंने मिस की है, और वो ये चीज़ है कि यहाँ पे ये जो फैक्टर था ना z का, ये वाला, ये फैक्टर मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। तो हमारे पास एक z का फैक्टर और आता है। लेट मी इंसर्ट दैट फैक्टर ऑफ z हेयर। तो ये z और ये z यहाँ पे आ जाएगा, और हमारे पास जो z है वो फाइनल रिज़ल्ट में भी आएगा। और अब अगर आप k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो इट बिकम्स काइंड ऑफ ईजी टू राइट। तो ये हमारे पास बन जाएगा k इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाता है लैम्डा आर जी डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2। अगर आप चाहें तो ये ऊपर वाले स्टेप तक आपका जवाब आ चुका है। यू डोंट नीड टू राइट दिस फाइनल स्टेप, but you know it's always a good idea to write the answer in the most compact, most simplified form, ऐसी फॉर्म में जिसको रीड आउट करना जो है वो आसान हो। अगर आप चाहें तो इसको मज़ीद भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी लैम्डा और आर को आप चार्ज की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट कर दें, बट इट इज़ नॉट रियली नेसेसरी, सो आई एम लीविंग माय आंसर हेयर। सो दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग ऑफ चार्ज ऑन द z एक्सिस। ओके, z एक्सिस के ऊपर जब आप कोई पॉइंट लेते हैं। लेट्स डू सम यूजुअल स्टेप्स जो हम पहले भी करते आए हैं, कि अगर हमारा जो पॉइंट P है ये बहुत दूर हो जाए। लेट्स गो बैक टू डायग्राम। तो ये हमारा पॉइंट P था। अगर ये बहुत दूर चला जाता है, तो मैंने कई दफ़ा आपको आर्गूमेंट दिया है कि जब आप दूर से किसी चीज़ को देखते हैं तो उसका साइज़ आपको बहुत कम महसूस होता है, कम लगता है। तो अगर ये पॉइंट P जो है, फ़र्ज़ करें आप पॉइंट P के ऊपर खड़े हैं और आप बहुत दूर फासले के ऊपर चले जाते हैं, तो रिंग श्रिंक हो जाएगा, इसका साइज़ श्रिंक हो जाएगा। और अगर श्रिंक होता है तो इवेंचुअली आपको क्या लगेगा, ये एक पॉइंट चार्ज की तरह लगेगा। तो इसका मतलब है बहुत दूर फासले के ऊपर जब आप इस रिंग को देखेंगे, तो चूँकि ये पॉइंट चार्ज की तरह नज़र आ रहा है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करना चाहिए, विच मीन्स कि अगर आप उस दूर के पॉइंट के ऊपर खड़े होकर इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करते हैं, तो यू शुड मेजर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज। और आपको पता है कि उसकी फॉर्म क्या होती है, सिंपली कूलोम्स लॉ, विच मीन्स कि इस फार्मूला से हमको कूलोम्स लॉ रिकवर होना चाहिए फॉर द लिमिट व्हेन z इज़ ग्रेटर दैन, वेरी वेरी ग्रेटर दैन r। सो लेट मी राइट दिस केस हेयर फॉर z वेरी वेरी ग्रेटर दैन r। हमारे पास क्या आना चाहिए, कूलम्स लॉ रिट्रीव होना चाहिए। सो व्हाट वी वांट टू डू, हम इस फार्मूला को कूलम्स लॉ में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट हेयर। और चूँकि z को हम बड़ा करना चाहते हैं, तो हमारा जो बेहतरीन यहाँ पे मूव है वो यही है कि हम डिनोमिनेटर में z को कॉमन ले लें। तो न्यूमरेटर तो हमारा बन जाएगा लैम्डा आर जी, बन जाएगा क्या, ऐसे ही रहेगा। और डिनोमिनेटर में जब हम ये करते हैं तो ये बन जाएगा 2, और z क्यूब जो है वो बाहर आएगा कॉमन, साथ में एप्सिलॉन नॉट, और अंदर रह जाएगा हमारे पास 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइड बाई जेड स्क्वायर होल पावर 3/2। Next is easy, it's just the binomial expansion, the thing that we have done so many times. I'm gonna do it, so it's gonna be lambda r z divided by 2 epsilon naught
जेड क्यूब, और इस न्यूमरेटर को अगर मैं ऊपर डिनोमिनेटर में लेके जाऊं तो ये बन जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइड बाई जेड स्क्वायर पावर -3/2। अब इसके ऊपर बायनोमियल एक्सपेंशन अगर हम अप्लाई करें तो ये बन जाएगा लैम्डा आर जी डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। जी को मैं कैंसिल ही कर देता हूँ तो ये जी स्क्वायर बन जाएगा डिनोमिनेटर में, और मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास आएगा 1 -3/2 आर स्क्वायर डिवाइड बाई जेड स्क्वायर प्लस हायर ऑर्डर टर्म्स। अब अगर आप देखें तो मैंने आपको बताया है हमारी जो बेसिक कंडीशन है वो यही है कि z इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन r। इट मीन्स कि z स्क्वायर वुड बी इवन ग्रेटर देन r स्क्वायर, बिकॉज r स्क्वायर और स्मॉल हो जाएगा और z स्क्वायर और बड़ा हो जाएगा। सिंपली मीन्स दैट कि हमारे पास ये टर्म जो है ना इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। ओके, और अगेन आई वांट टू रिमाइंड यू दैट कि जब आप किसी चीज़ को इग्नोर करते हैं तो आप ऐसे ही नहीं इग्नोर कर सकते कि मुझे ये पसंद नहीं है, या जैसे आप कहते हैं कि मैंने उसको इग्नोर कर दिया। यू कैंट जस्ट डू दैट इन मैथमेटिक्स और इन फिजिक्स, यू हैव टू गिव सम आर्ग्यूमेंट। तो हमारा इसको इग्नोर करने का यहाँ पे पॉइंट ये है कि ये टर्म जो है ये इस 1 के मुकाबले में बहुत छोटी है। ओके, लाइक लेट्स से ये 1 से 100 गुना कम है या 1000 गुना छोटी है, तो इस सेंस में हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो वी कैन इग्नोर दिस टर्म कंपेयर्ड टू 1। ओके, और अगर हम इसको इग्नोर करते हैं तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो बन जाता है लैम्डा आर डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर, जो कि सिंपली जस्ट कूलॉम्स लॉ है, क्योंकि लैम्डा आर मल्टीप्लाइड बाई पाई जो चलें यहाँ पे मैं डिफाइन ही कर लेता हूँ, मैं खुद ही भी बोल रहा हूँ। तो हमारे पास जो लैम्डा है वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ क्यू बाई आर। तो यहाँ पे जो क्यू है वो क्या आएगा, लैम्डा टाइम्स आर। ओके, जो हमारे पास होता है लैम्डा वो चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। ओके, सो इस चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो ये बन जाएगा चार्ज मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, और लेंथ जो है वो इसकी 2 पाई आर है रिंग की, तो ये लैम्डा टाइम्स 2 पाई आर। ओके, नाउ अगर इस इक्वेशन को मुझे आर को 2 पाई आर बनाना है तो मैं 2 पाई से मल्टीप्लाई भी करूँगा और 2 पाई से डिवाइड भी करूँगा। तो ये 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया और ये 2 पाई से डिवाइड कर दिया। और अगर मैं ये करता हूँ तो अब आप देखें कि ऊपर हमारे पास क्यू बन जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड स्क्वायर, विच इज़ एग्जैक्टली कूलॉम्स लॉ, जिसको आप लिखते हैं के क्यू डिवाइड बाई जेड स्क्वायर। आप वाकिफ़ हैं कूलम्स लॉ से के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे जो आर फासला है, याद रहे कि ये वो फासला है जिस पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते होते हैं या फोर्स कैलकुलेट करना चाहते होते हैं। अगर आप एक प्रिसाइजली कूलम्स लॉ की बात करें तो इस केस में वो फासला हमने जेड डिफाइन किया हुआ है, तो ये हमारे पास इसकी फॉर्म बन जाती है के क्यू डिवाइड बाई जेड स्क्वायर। तो आप देखें कि हमारे पास जो कूलम्स लॉ है वो रिकवर हो गया है, एंड दिस शुड हैपन, वी हैव डन दिस थिंग बिफोर। और ये मैंने आपको बताया था कि दीज अप्रॉक्सीमेशन स्टेप्स और अप्रॉक्सीमेशन टेक्निक्स टेल यू कि आपने जो फार्मूला ड्राइव किया है वो सही है। सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे टेल यू कि यू आर ऑन द राइट वे, यू आर ऑन द राइट पाथ। ओके, तो नेक्स्ट हम ये करना चाहते हैं, हम थोड़ी सी और मैनिपुलेशन कर सकते हैं। लेट मी सॉल्व, एक्चुअली आई वांटेड टू सॉल्व दिस बट देन इट टर्न्स आउट कि इट्स अ प्रॉब्लम, लाइक द थिंग दैट आई एम गोइंग टू सॉल्व, इट्स अ प्रॉब्लम इन द बुक ऑफ हैलिडे, रेज़निक एंड क्रेन। तो एंड इट्स इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि आई थॉट कि आप लोगों को ये चीज़ जो है ये समझाने की ज़रूरत है, विच मीन्स के स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। सो इट्स एक्सरसाइज 14 in the book of Halliday, Resnick and Crane, so let's solve it। तो ये है जी एक्सरसाइज 14, इसको मैंने बुक से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। तो स्टेटमेंट इसकी सिंपल सी है, एक सेंटेंस की स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट ये है कि एट व्हाट डिस्टेंस along the axis of a charged ring of radius r is the axial electric field strength a maximum। ओके, आपने ये फाइंड करना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस एक्सियल एक्सेस के अलॉन्ग, ये एक्सियल एक्सेस है। एक्सियल एक्सेस का मतलब है कि वो एक्सेस जो रिंग के
सेंट्रल एक्सिस के पैरेलल है और वो जेड एक्सिस है और हमने जेड एक्सिस के ऊपर ही इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया है। तो सवाल ये है कि ये हमने पी पॉइंट यहाँ पे लिया था रैंडम, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि जेड एक्सिस के अलॉन्ग किस फासले के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा इस रिंग की वजह से। सो दिस इज़ काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद मैं एक और प्रॉब्लम करूँगा, वो डिस्क में है तो वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बट लेट्स सॉल्व दिस वन। तो हमने जेड कैलकुलेट करना है, जेड कैलकुलेट करना है वो वैल्यू जेड की जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस रिंग की वजह से मैक्सिमम होगा। ओके, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ड्राइव कर लिया है। वेयर इज़ द मोस्ट जेनेरिक फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड? सो दिस इज़ द इलेक्ट्रिक फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड दैट वी हैव ड्राइव। तो हम इसको करते हैं यहाँ पे कॉपी और इसको करते हैं इधर पेस्ट। सो दैट्स इट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो मैक्सिमा आप कैलकुलेट करते हैं ना, वो मैक्सिमा कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये वैसे फ़र्स्ट टाइम आपने जो कॉलेज में आपने सेकंड ईयर में, अगर आप पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं, जो कैलकुलस का चैप्टर पढ़ा था उसमें ये चीज़ें समझाई जाती हैं कि किसी फंक्शन का मैक्सिमा कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हमारा जो फंक्शन है ना वो ई जी है। ई जी का मतलब, अब लेट्स गो इनटू लिटिल बिट डिटेल। तो ई जी का मतलब है ई ऑफ जी। जब इस फॉर्म में लिखा होता है तो हमें ये वाज़े तौर पे पता चल जाता है कि जो हमारे पास ई है ना, ये z का फंक्शन है। ओके, इस फॉर्म में इज़ अ फंक्शन ऑफ z। इस फॉर्म में इसको लिखना इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमें z कैलकुलेट करना है, तो हमें ये समझने की ज़रूरत है। तो ये जो नोटेशन हम ई सब z लिखते आए थे पहले, ये हमें ये बताती है कि e इज़ अ फंक्शन ऑफ z, विच मीन्स दैट e इज़ डिपेंडेंट ऑन z, विच मीन्स दैट as you move along the z-axis, electric field changes, which means electric field is not constant along the z-axis. It is dependent on z. मैं ये explanation इसलिए दे रहा हूँ because we are going to see further in this chapter के एक topic जिसमें हमारे पास non uniform और नॉन कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। उस टॉपिक को हमने पढ़ना है, तो वहाँ पे हम ये वापस रिंग की तरफ दोबारा आएंगे, क्योंकि रिंग ही हमारे पास इस चैप्टर में एक ऐसी एग्जांपल है। आई मीन डिस्क भी है, बट वी विल बी स्टडीइंग रिंग जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। नॉन यूनिफॉर्म और नॉन कांस्टेंट में एक्सप्लेन करूँगा कि इसका क्या मतलब होता है जब हम उस टॉपिक के ऊपर जाएंगे। बट यहाँ पे ये हमें ये बता रहा है कि ई एज अ फंक्शन ऑफ जेड, और हमने जेड कैलकुलेट करना है, विच मीन्स वी कैन डिफरेंशिएट इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू जी। एंड इधर से ही हमारे पास कंडीशन आती है मैक्सिमा की। तो टू फाइंड मैक्सिमा या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी, टू फाइंड मैक्सिमा, दे यू शुड रिमेंबर दिस थिंग। अगर आपको ये मैथमेटिक्स से याद भी नहीं है तो भी, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये फिजिक्स में बार बार आती है। हमें जो कंडीशन होती है ना मैक्सिमा फाइंड करने की, वो ये है, पार्शियल ई डिवाइड बाई पार्शियल जी इक्वल्स 0। दिस सिंपली मीन्स दैट कि आप जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड, और उस डेरिवेटिव को 0 के ऊपर इक्वल पुट करेंगे, और फिर आप जेड के ऊपर कंडीशन पुट करेंगे, जेड के ऊपर वो कंडीशन फाइंड करेंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। यानी वो कौन सी जेड की वैल्यू है जो हम जो हमारे पास फार्मूला आएगा उसमें सब्स्टिट्यूट करें कि हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो 0 के बराबर हो। दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू। यहाँ पे मैंने पार्शियल डेरिवेटिव इसलिए लिखा है बिकॉज वी हैव अनदर वेरिएबल आर in this formula, although r is constant in this formula, so you can write partial derivative as complete derivative if you want, but generally if r is also changing, which in the case of disk does change, तो उस केस में आपको स्पेसिफिकली पार्शियल डेरिवेटिव लिखना होता है। बट इस केस के लिए अगर आप चाहें तो इसको कंप्लीट डेरिवेटिव लिख सकते हैं। आई एम नॉट गोना डू दैट, आई डोंट केयर अबाउट दिस थिंग। ओके, सो लेट्स कैलकुलेट द डेरिवेटिव। सो हमारे पास जो ऊपर फार्मूला है उसका पार्शियल ई जी डिवाइड बाई पार्शियल जी आप लेते हैं तो ये बन जाएगा, लैम्डा आर कांस्टेंट है। ओके, उसके बाद है हमारे पास पार्शियल बाई पार्शियल जी, और हमारे पास है ये जेड डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2। इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो कोशेंट रूल आपको याद है, कोशेंट, हाँ, या एक प्रोडक्ट रूल था, एक कोशेंट रूल था। सो लेट्स अप्लाई द कोशेंट रूल। तो ये बन जाएगा लैम्डा टाइम्स आर,
और कोशेंट रूल हमें ये कहता है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसका हम स्क्वायर लेंगे, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा क्यूब। और फिर उसके बाद हमने करना है इसका ये टर्म हमारे पास वैसे ही आ जाएगी, यानी आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हमारे पास ऐसे ही आ जाएगी, क्वेश्चन रूल आपको याद होगा, यानी ये हमारे पास आ जाएगा 3/2 और डेरिवेटिव ऑफ z विच इज़ 1, फिर माइनस z इट इज़ आ जाएगा और जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव आएगा। और डिनोमिनेटर का अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं तो ये बन जाएगा 3/2 आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और फिर हमारे पास जो फैक्टर ब्रैकेट्स के अंदर है उसका डेरिवेटिव आएगा, आर स्क्वायर कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 आएगा, जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा 2z। सो दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ दिस डेरिवेटिव। और इसको हमने 0 के इक्वल पुट करना है, तो ये मैं 0 के इक्वल पुट कर रहा हूँ। देख लें कि हमारे पास कंडीशन थी ये टर्म 0 के इक्वल है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने 0 के इक्वल पुट कर दिया। दिस इज़ व्हाट इट मीन्स बाई इम्प्लीमेंटिंग दिस कंडीशन। ओके, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि अगर हमारे पास दो टर्म्स का प्रोडक्ट, इस टर्म का और इस टर्म का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, तो इसका मतलब है इन दोनों में से एक लाजमी 0 होना चाहिए। तो अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये दूसरी टर्म तो 0 है नहीं, विच मीन्स कि ये टर्म हम 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं, विच सिंपली मीन्स कि हमारे पास जो 0 है वो इक्वल आ जाएगा ये राइट हैंड साइड पे जो बड़ी वाली टर्म है, जो पेरेंथेसिस के अंदर नहीं, जो ब्रेसेस के अंदर है, दरमियानी ब्रैकेट जिसको आप कहते हैं। ओके, अब इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर है ये भी 0 के इक्वल हम पुट कर सकते हैं, और हमारे पास इसका मतलब है कि ये वाली टर्म जो है ये 0 के इक्वल है। तो मैं इसको एक स्टेप में यहाँ पे लिखता हूँ और ये हमारे पास इक्वल है 0 के। अब इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये वाली टर्म कॉमन है इन दोनों टर्म्स में। ओके, तो इसको अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1/2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 3z स्क्वायर, और ये इक्वल है 0 के। अब आप देख सकते हैं कि उसी रूल से कि दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो उनमें से एक 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो ये पहले वाली टर्म तो 0 के इक्वल है नहीं क्योंकि जेड स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो ये दूसरी वाली टर्म जो है ये 0 के इक्वल है। शायद मैंने यहाँ पे मुझे याद आ रहा है कि आपको आर्गूमेंट दिया था कि इस पॉइंट के ऊपर कि इन दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है। ओके, तो मैंने शायद कहा था कि ये टर्म 0 के इक्वल है। आर्गूमेंट ये है कि ये लैम्डा आर 0 के इक्वल नहीं है, दूसरी टर्म को 0 के इक्वल होना चाहिए। सो दैट्स व्हाई आई रोट दिस वन, बट मुझे लगता है, मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने शायद आर्गूमेंट गलत दे दिया था, बट यू नो हाउ दिस थिंग वर्क्स। और अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास जो 3z स्क्वायर है ये इक्वल है आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 1/2 के। दोनों साइड्स का अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये बन जाएगा 3z स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, विच मीन्स 2z स्क्वायर इक्वल्स आर स्क्वायर, विच मीन्स z square equals r square by 2, which simply means that z equals plus minus r by 2 and r by √2। तो ये हमारा जवाब है। ओके, यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ आप नोट करें कि जब हमारा फासला जो है, जब पॉइंट P जो है वो प्लस माइनस r डिवाइड बाई √2 फासले के ऊपर होता है, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो मैक्सिमम आती है। इस पॉइंट से ऊपर जाएंगे z एक्सिस के ऊपर या नीचे आएंगे रिंग की तरफ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू इस मैक्सिमम वैल्यू से कम होगी। सो दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू दैट यू कैन हैव ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ रिंग। यहाँ पे प्लस और माइनस डिस्टेंसेस आ रहे हैं। प्लस डिस्टेंस ये रिंग से ऊपर वाले फासले के ऊपर है इस रीजन में,
और जो माइनस डिस्टेंस है वो लोअर रीजन में है। ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड लोअर रीजन में भी तो होगा ना, बिकॉज इट्स अ सिमेट्रिक अरेंजमेंट, रिंग के ऊपर या नीचे। तो इसका मतलब है कि हमारे पास दो पॉइंट्स आएंगे जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहुंचेगा, एक रिंग से ऊपर r/√2 और एक रिंग से नीचे r/√2, जिसको आप चाहें तो -r/√2 कह लें, बिकॉज दिस पॉइंट लाइज ऑन द नेगेटिव z एक्सिस बिकॉज इट्स डाउनवर्ड। ओके, दैट्स इट, दिस वाज एक्सरसाइज 14। अब मैं एक्सरसाइज 16 भी सॉल्व करना चाहता हूँ बिकॉज दिस इज़ इम्पोर्टेंट, सो लेट मी कॉपी दैट एक्सरसाइज। दिस इज़ एक्चुअली एक्सरसाइज 16, सो लेट मी कॉपी दैट वन। ओके, सो ये हमारे पास एक्सरसाइज 16 है और ये मुख्तलिफ है उस प्रॉब्लम से जो अब तक हम कर रहे थे, यानी जिसमें हम रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं z एक्सेस के ऊपर। ये एक्सरसाइज इस एक्सरसाइज में हम रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे उसके सेंटर के ऊपर। सो हमारी जो सिमेट्री है वो प्लेनर सिमेट्री है, यानी अब हमें 3 एक्सेस जो है उनको देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 एक्सेस ही काफ़ी हैं। ओके, एक और डिफरेंस ये है कि अब पूरे रिंग की बजाय हमारे पास सेमी सर्कल है, यानी आधा रिंग है। फर्दर डिफरेंस ये है कि आधे रिंग का भी जो आधा है, यानी 1/4 ऑफ रिंग जो है, उसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, जो दूसरा 1/4 है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब पूरे के पूरे हाफ के ऊपर भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो सकता था, मैं उस केस को भी करूँगा। और फिर हम मज़ीद जेनेरिक केस की तरफ भी जाएंगे जिसमें हमारे पास ये सेमी सर्कल की बजाय या क्वार्टर सर्कल की बजाय जो स्पेशल केसेस हैं, किसी भी लेंथ का हम किसी भी आर्क लेंथ का हम स्मॉल पैच ले सकते हैं जो रिंग का हिस्सा है और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो इसकी डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाई है। तो ये हमारे पास आधा रिंग है, ठीक है। और जैसा मैंने कहा कि अब हमें 3 एक्सेस की नहीं, बल्कि चूँकि प्लेनर सिमेट्री है तो सिर्फ 2 एक्सेस की ज़रूरत है, यानी x और y या फिर x और z। मैंने इसको यहाँ पे x और y लिखा है, लेट्स कॉल इट x एंड z। द रीज़न बीइंग कि हम z एक्सिस पहले भी ले रहे थे जिसके अलग इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो यहाँ पे देखें कि ये जो ऊपर वाला 1/4 है इसको मैंने ब्लू रंग दिया है, दिस कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज। जो बॉटम वाला है दिस कंटेन्स नेगेटिव चार्ज, तो इसको मैंने ग्रीनिश कलर से रिप्रेजेंट किया है। फर्दर मैंने उसी प्रोसीजर को फॉलो किया है जो हम पहले करते हैं कि मैंने अपर हाफ में भी लेंथ एलिमेंट dl का स्मॉल पैच लिया है और लोअर हाफ में भी लेंथ एलिमेंट dl का स्मॉल पैच लिया है मैंने। और इस पैच की वजह से ये जो सेंट्रल पॉइंट है इसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ओके, तो अगर हमारे पास ये वाला एंगल जो है, ये एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ अपर हाफ बनाता है ये फाई है, तो ये वाला जो एंगल हमारे पास बनेगा ये डी फाई होगा, जो लेंथ एलिमेंट सेंटर के साथ बनाएगा। ये सिंपली वही काम है जो हम टोटल रिंग की कंट्रीब्यूशन लेने के लिए पहले भी फाई एंगल डिफाइन करते थे। रिंग की आप टोटल लेंथ कितनी लेते हैं, 2πr। इसमें जो 2π का फैक्टर है ना वो डी फाई से आता है, ये चीज़ मैं बहुत पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, तो सिमिलरली लोअर हाफ के लिए भी हमारे पास ये एंगल जो है वो फाई है और ये एंगल जो बनेगा ये हमारे पास डी फाई बनेगा। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड्स देखने हैं लोअर और अपर हाफ की वजह से। तो जो अपर हाफ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन हमारे पास ये वाली आती है, इसको मैंने DE+ लिखा है। और जो लोअर हाफ है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली आती है, ये जो वाइट मैंने सर्कल लगाया है, वाइट एरो दिखाया है, और इसको मैं लिखता हूँ DE-। नेक्स्ट स्टेप में हमने इनको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। तो हमारे पास जो एक्स कंपोनेंट बनते हैं वो ये वाले हैं DE+ का, और ये वाला एक्स कंपोनेंट है DE- का। सिमिलरली जो z कंपोनेंट बनेगा ये DE+ का भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और DE- का भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे शायद आपने जिसके ऊपर फोकस ना किया हो वो ये है कि लोअर हाफ जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और इसीलिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो मैंने इस लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन में दिखाई थी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की डायरेक्शन में होता है, चार्ज की तरफ होता है। तो ये वाला जो कंपोनेंट है हमारे पास ये है DE+ कोसाइन फाई, और जो ये वाला कंपोनेंट है ये है हमारे पास DE- कोसाइन फाई। सिमिलरली जो ये वाले हैं कंपोनेंट्स ये हैं हमारे पास DE+ साइन फाई और DE- साइन फाई। आप देख सकते हैं कि जो एक्स कंपोनेंट्स हैं कोसाइन फाई वाले वो मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, डायरेक्शन में अपोजिट हैं, तो उनकी वजह से नेट कंट्रीब्यूशन जो है सेंटर के ऊपर 0 होगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग नहीं होगा।
अगर आप वाई एक्सिस के जेड एक्सिस के लांग देखते हैं तो हमारे पास डी ई प्लस का जो कंपोनेंट है साइन फाई वाला वो भी नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ है, और नेगेटिव जो डी ई नेगेटिव का साइन थीटा वाला कंपोनेंट है वो भी नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ है, जो हमें ये बताता है कि इनकी मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएगी और इनकी जो नेट डायरेक्शन होगी इस कन्फिगुरेशन में वो नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जेड एक्सिस के लांग होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास यानी डी ई जी जो है वो क्या बनेगा, 2 टाइम्स डी ई साइन फाई, और ये जो डी ई है ना ये है हमारे पास डी ई प्लस के इक्वल, और यही इक्वल है डी ई माइनस, क्योंकि डी ई प्लस और डी ई माइनस की मैग्नीट्यूड बराबर है और इसलिए मैंने इनको कॉमन नेम डी ई दे दिया है। 2 का फैक्टर जो है वो दोनों को ऐड करने से आया है, और चूंकि मैं 2 का फैक्टर यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कि अब मुझे इंटीग्रेशन सेमी सर्कल के ऊपर नहीं बल्कि क्वार्टर सर्कल के ऊपर करनी पड़ेगी। जो सेमी सर्कल की इंटीग्रेशन होती है वो 0 टू पाई तक होती है, जो कंप्लीट सर्कल की होती है वो 0 टू 2 पाई, सेमी सर्कल 0 टू पाई और क्वार्टर सर्कल 0 टू पाई बाई 2। तो इस केस में मुझे इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 करनी पड़ेगी। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा अलॉन्ग जेड एक्सिस एट द सेंटर ऑफ द रिंग दैट विल बी इंटीग्रल ऑफ डी ई जी, जो हमारे पास है 2 टाइम्स इंटीग्रल डी ई साइन फाई। ओके, और डी ई को अब अगर मैं वैल्यू इसकी लिखूं तो ये हमारे पास आती है 2 के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू साइन फाई, और ये जो आर है ना ये वाला फासला है जो इस लेंथ एलिमेंट का सेंटर से है। तो आर को अगर आप देखें तो आर इज सिंपली आर स्क्वायर, तो इस केस में ये जो स्मॉल आर है वो इस कैपिटल आर के बराबर है, बिकॉज दिस इज जस्ट द रेडियस वी आर ऑन द सरफेस ऑफ द रिंग। तो ये जो आर स्क्वायर है इस केस में ये हमारे पास सिंपली आर स्क्वायर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर स्क्वायर इज कैपिटल आर स्क्वायर। और साइन फाई अगर आप यहाँ से देखें तो ये मेरे पास जो एंगल है ये वाला जो एंगल है ये फाई है। ओके, तो साइन फाई जो है वो हमारे पास यहाँ पे बनेगा, इसकी वैल्यू हमारे पास बनेगी, इनफैक्ट साइन फाई जो है क्योंकि हमारी इंटीग्रेशन फाई के ऊपर है तो वो इंटीग्रेशन वेरिएबल है, तो साइन फाई ऐसे ही रहेगा, साइन फाई की वैल्यू हम नहीं सब्सटीट्यूट कर सकते यहाँ पे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 के डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटीग्रल डी क्यू को अब हम लिख सकते हैं लैम्डा डी एल, और ये बन जाएगा साइन फाई, और लैम्डा भी कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये बनेगा 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और डी एल को आप लिख सकते हैं डी एल को आप लिख सकते हैं आर डी फाई, और साइन फाई जो है वो वैसे ही आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अब इंटीग्रेशन हमें फाई के ऊपर करनी पड़ रही है। फाई के ऊपर इंटीग्रेशन हम पहले भी करते आए हैं, लेकिन पहले हमारे पास साइन फाई नहीं होता था, सिंपली डी फाई होता था और इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई होती थी। लेकिन चूंकि अब सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल की जो कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो कंप्लीट 2 पाई नहीं आएगी, 2 पाई से कम आएगी, और इसलिए साइन फाई का फैक्टर आ रहा है। ओके, तो आर बाहर आ जाएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 के लैम्डा डिवाइड बाई आर इंटीग्रल ऑफ साइन फाई डी फाई, और इसकी जो इंटीग्रेशन है वो 0 टू पाई बाई 2 है जैसे मैंने आपको बताया। तो साइन फाई का इंटीग्रल माइनस को साइन फाई होगा तो ये बन जाएगा 2 के लैम्डा डिवाइड बाई आर, जो माइनस इंटीग्रल वाला है वो यहाँ पे लिख देते हैं, और ये बन जाएगा को साइन फाई, और इंटीग्रेशन जो है वो 0 टू पाई बाई 2 है। तो पाई बाई 2 जो है वो 1 होता है कोसाइन का, पाई बाई 2 0 होता है और जो 0 होता है वो 1 होता है, तो ये बन जाएगा -2 के लैम्डा डिवाइड बाई आर, तो ये बनेगा कोसाइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस कोसाइन ऑफ 0 डिग्री। पाई बाई 2 0 होता है, 0 1 होता है, तो ये हमारे पास सिंपली बन जाएगा 2 के लैम्डा डिवाइड बाई आर। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आता है जी इस प्रॉब्लम का सेंटर के ऊपर सेमी सर्कल की वजह से, और सेमी सर्कल भी ऐसा जिसके
आधे हिस्से के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और आधे हिस्से के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ है। इसको अगर आप चाहें तो इसकी अल्टरनेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी चार्ज की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और आई एम जस्ट गोना गिव यू द आंसर। तो अगर आप चार्ज की फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारे पास बनता है Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। तो आप इसको चार्ज की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो दीज आर टू इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ द आंसर। ओके, अब जाते हैं, ये तो हमारा प्रॉब्लम था जो बुक में से हमने लिया है। लेट्स मूव अ स्टेप फॉरवर्ड, और हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास इस पूरे के पूरे सेमी सर्कल के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, सो लेट मी कॉपी दिस डायग्राम, लेट मी कॉपी इट हेयर, और मैं इसको यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, और इसमें से हम सारी चीज़ें अब अरेज करेंगे क्योंकि हमारी सिमेट्री चेंज हो गई है। सो लेट्स चेंज फ्यू थिंग्स कौन सी हैं, ये वाली हम चेंज करते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि लोअर हाफ के ऊपर भी अब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, सारे का सारा मैं सिर्फ पॉजिटिव के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। तो अब देखें जी, मैंने उसका कलर सेम कर दिया है। कलर सेम करने के साथ साथ कुछ चीज़ें और भी चेंज होंगी। लेट मी अरेज दिस पार्ट टू, और इस पार्ट को अरेज करके हम देखते हैं कि अब ये जो लोअर हाफ में लेंथ एलिमेंट है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। वी नीड टू लुक एट दैट। सो लेट्स ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लोअर हाफ की वजह से। तो चूँकि अब लोअर हाफ के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनेगी वो ये वाली बनेगी। और अब अगर हम इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें तो DE प्लस का एक कंपोनेंट ये बनेगा जिस डायरेक्शन में मैंने उसको दिखाया हुआ है, दूसरा कंपोनेंट ये बनेगा। तो इसके तो दोनों कंपोनेंट्स ठीक हैं, लेकिन जो ये जो लोअर हाफ है जो नेगेटिव था और अब जो पॉजिटिव हो गया, अब ये भी प्लस DQ है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो ये वाला बनेगा DE प्लस, और इसकी वजह से जो एक कंपोनेंट बनेगा वो ये वाला बनेगा, और जो दूसरा कंपोनेंट बनेगा वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगा। और अगेन एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हमारे पास जो कंपोनेंट थे वो DE कोसाइन फाई वाले थे, DE पॉजिटिव कोसाइन फाई, दूसरे की वजह से भी DE पॉजिटिव कोसाइन फाई आएगा। और जो ये वाला कंपोनेंट है ये है हमारे पास DE साइन फाई। सिमिलरली जो ये वाला कंपोनेंट है ये भी है DE साइन फाई। ओके, और ये सारे DE प्लस हैं, सो लेट मी राइट देम DE प्लस। ओके, अब आप देख सकते हैं, आई नीड टू अरेज दिस वन टू, दिस वन। ओके, अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास Z एक्सिस के लॉन्ग है ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट, ये मैग्नीट्यूड में बराबर हैं और डायरेक्शन में अपोजिट हैं। तो Z एक्सिस के लॉन्ग अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल होंगे, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कोसाइन फाई वाले कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल यही वाला प्रोसीजर अगर फॉलो करते हैं तो अब हमारे पास Z एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा बल्कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वाली एक्सप्रेशन है जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, ये वाली एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को अब आप लिख सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये होगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस, सो दिस इज EX और दिस विल बी इंटीग्रल ऑफ DEX, और ये हमारे पास था 2 टाइम्स DE प्लस, इस केस में ये है कोसाइन फाई। तो ये अब हमारे पास बन जाएगा 2K, और कोसाइन फाई की वैल्यू लिखें तो ये बनेगा DQ बाई कैपिटल R स्क्वायर, बिल्कुल जैसे हमने पहले लिखा है, और ये बन जाएगा कोसाइन फाई। DQ को आप यूज़ कर सकते हैं लैम्डा DR, तो ये बन जाएगा 2K लैम्डा डिवाइडेड बाई R, और इंटीग्रल अब बन जाएगा DQ को हमने लिखा था लैम्डा DL, और लैम्डा हमारे पास बाहर आ गया है, और DL जो है वो RD फाई होता है, तो ये बन जाएगा D फाई इंटू कोसाइन फाई। तो अब आप फ़र्क देख सकते हैं, इसमें कोसाइन फाई D फाई आया है, यहाँ पे हमारे पास साइन फाई D फाई आया था। ओके, तो ये फ़र्क पड़ता है, कंपोनेंट्स जो हैं वो जो कैंसिल होते हैं वो चेंज हो जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव लेने की वजह से। तो कोसाइन फाई का इंटीग्रल जो है वो साइन फाई होता है, तो इंटीग्रेशन लिमिट अगेन 0 to
π/2 हैं बिकॉज़ हमने कॉन्फ़िगरेशन को, जो प्रॉब्लम की ज्योमेट्री है उसको चेंज नहीं किया, सिर्फ चार्ज को चेंज किया पॉजिटिव। तो ये बन जाएगा 2k लैम्डा डिवाइड बाई r, और अब इसकी इंटीग्रेशन जो है वो क्या आएगी हमारे पास, sin phi 0 to π/2, और sin π/2 जो है वो होता है हमारे पास 1, और जो sin 0 है वो होता है हमारे पास 0, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 0। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास ये आया है 2k लैम्डा डिवाइड बाई r। लेकिन अब ये किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। इसको आप चाहें तो चार्ज की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेट मी लुक एट माय आंसर। तो अगर आप चार्ज की फॉर्म में लिखते हैं तो ये बनेगा q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। और इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें तो ये बिल्कुल वही जवाब है जो लास्ट केस में था, q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। तो क्या चेंज क्या आ रही है, चेंज ये आई है कि ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड तो था, ये नेगेटिव जेड एक्सिस की डायरेक्शन में था। ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है। तो मैग्नीट्यूड्स सेम है, सिर्फ डायरेक्शंस चेंज हुई हैं। मैग्नीट्यूड क्या क्यों सेम होनी चाहिए और डायरेक्शंस क्यों चेंज होनी चाहिए, दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू। तो एक का आंसर मैं आपको दे देता हूँ, एक का आंसर आप खुद ढूंढ लीजिएगा। मैग्नीट्यूड सेम इसलिए है बिकॉज जो मैग्नीट्यूड आ रही है ना वो रिंग की वजह से आ रही है, वो इंडिपेंडेंट है कि आपका चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जस्ट कूलम लॉ को याद करें, कूलम लॉ में क्या होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। जो मैग्नीट्यूड है वो इंडिपेंडेंट होती है कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जो डायरेक्शन होती है वो आपको ये बताती है कि चार्ज पॉजिटिव था या दो चार्जेस पॉजिटिव थे या नेगेटिव थे। तो मैग्नीट्यूड जो है वो सिर्फ उसकी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से आ रही है कि नेट चार्ज कितना है टोटल, जो हाफ रिंग है हमारे पास। और नेट चार्ज जो है वो सिंपली हमारे पास क्या है, क्यू, पॉजिटिव क्यू अपर हाफ के ऊपर है, नेगेटिव क्यू लोअर हाफ के ऊपर है, या दोनों हाफ के ऊपर पॉजिटिव क्यू है, तो नेट चार्ज सेम है, इसलिए उनकी मैग्नीट्यूड सेम आ रही है। डायरेक्शन जो है वो डिपेंड करती है कि कौन कितने हिस्से के ऊपर पॉजिटिव है, कितने हिस्से के ऊपर नेगेटिव है। तो डायरेक्शन इसलिए चेंज हो रही है क्योंकि पहले केस में अपर हाफ के ऊपर पॉजिटिव था, लोअर के ऊपर नेगेटिव था, और दूसरे केस में पूरे के पूरे जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, ज्योमेट्री है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। लेट्स गो फॉर द मोस्ट जेनेरिक केस। मोस्ट जेनेरिक केस मतलब मोस्ट जनरल केस, और उसका फ़र्क ये है इनसे कि इनमें अगर आप देखें तो हमारा जो रिंग था ना वो स्टिल सिमेट्रिक हालत में था। देखें कि ये आधे जो दो क्वाड्रेंट्स में मौजूद है। ओके, 4 क्वाड्रेंट्स टोटल होते हैं, तो ये आधे के ऊपर मौजूद था, 2 क्वाड्रेंट्स के ऊपर। आप इसको उठा के इधर रख दें तो फिर भी जवाब सेम रहेगा, इसको उठा के आप इधर रख दें तो फिर भी जवाब सेम रहेगा, इसको उठा के इधर रख दें तो फिर भी जवाब सेम रहेगा। और जो दूसरी केस है, जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हमारी जो लिमिट थी ना वो 0 से π/2 तक थी। 0 से π/2, 0 से पाई, 0 to 2 पाई, दीज आर स्पेशल एंगल्स, 90, 180, 360, दीज आर स्पेशल एंगल्स। व्हाट इफ अगर हमारे पास ये स्पेशल एंगल ना हो, इंटीग्रेशन लेट्स से 0 to 37 डिग्रीज तक हो, तो उस केस में क्या होगा, या लेट्स से 15 डिग्री से स्टार्ट होती है और 43 पे ख़त्म होती है, तो उस केस में क्या होगा। हमारा आंसर जो है वो मोस्ट जनरल होगा इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो हम अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं इन द मोस्ट जनरल फॉर्म इन टर्म्स ऑफ थीटा, कि हमारा आंसर जो है वो बजाय इस फॉर्म में आने के थीटा की फॉर्म में आए। अगेन मुझे लगता है कि मेरे पेन को शुक्र है, पेन को कोई मसला हो रहा था लेकिन नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं कि आंसर इस फॉर्म में आने के साथ साथ थीटा के ऊपर भी डिपेंडेंट हो। तो लेट्स टेक द फाइनल फॉर्म ऑफ दिस प्रॉब्लम। फाइनल फॉर्म ये है कि ये हमारे पास एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिनको मैंने एक्स और जेड एक्सेस का नाम दिया है, और इसमें ये जो आपको ऑरेंज येलो कलर की एक लाइन नज़र आ रही है, ये हमारा लाइन एलिमेंट है इस केस में। तो आप देख सकते हैं कि ये रिंग की एक आर्क है, एक सर्कुलर पोर्शन है उस रिंग का, जिसके ऊपर चार्ज क्यू है, और ये इस पॉइंट से स्टार्ट होती है और इस पॉइंट के ऊपर ख़त्म होती है। तो ये जो वाइट लाइंस हैं ये रेडियस हैं और ये कनेक्ट कर रही हैं ओरिजिन से इस लाइन को
जो लाइन ऑफ चार्ज है हमारे पास उसका सेंटर से डिस्टेंस बता रही हैं जो ऑफ कोर्स आर के बराबर है। तो प्रोसीजर सेम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट लिया है जिसके ऊपर चार्ज डी क्यू है और इसकी लेंथ डी एल है। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जनरली जो एंगल फाई है इस केस में वो 0 to 90 या फिर 0 to पाई नहीं है, बल्कि इस केस में इसकी वैल्यू कुछ जनरल वैल्यू होगी। वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर मैं ये एंगल जो है ये फाई 1 डिफाइन करता हूँ तो जो इस सिरे तक एंगल आएगा यहाँ से यहाँ तक, लेट मी एक्चुअली शो इट। तो ये वाला जो एंगल है जो यहाँ से स्टार्ट होके इस दूसरी लाइन तक आएगा, ये जो मैंने येलो कलर में दिखा रहा हूँ, ये फाई 2 बनेगा। तो हमारी जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स होंगी इस केस में वो फाई 1 से फाई 2 होंगी। अब अगर ये एंगल मैं फाई डिफाइन करता हूँ तो ये जो स्मॉल लेंथ एलिमेंट एंगल बनाता है ये एंगल हमारे पास क्या बनेगा, डी फाई। सो ये है डी फाई और ये एंगल है फाई। तो आप देख रहे हैं कि पिछले केस में जब हमारे पास फाई इंटीग्रेट होता था तो उसकी इंटीग्रेशन की लिमिट्स 0 to पाई बाई 2 या 0 to पाई आती थी, या फिर अगर कंप्लीट रिंग होता था तो 0 to 2 पाई आती थी। लेकिन इस केस में अब फाई जब इंटीग्रेट होगा तो हमारी जो लिमिट्स हैं वो 0 to बनेगी फाई 1 से फाई 2 तक बनेगी, और फाई 1 और फाई 2 जनरल एंगल्स हैं। इनको हम चेक करेंगे दोबारा जब हम ये जनरल फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो इस पोर्शन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो इस डायरेक्शन में बनता है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। ये इसका एक्स कंपोनेंट बनेगा, सो आई एम गोना राइट इट डी ई एक्स, और ये जो कंपोनेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ये इसका बनता है जेड कंपोनेंट, और इसको हम लिख सकते हैं डी ई जेड। अब हमने ये देखना है कि डी ई एक्स और डी ई जेड ये साइन और कोसाइन थीटा की फॉर्म में हमारे पास क्या आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर हमारे पास ये एंगल जो है ये एंगल जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, ये एंगल अगर फाई है तो हमारे पास एक साइड जो है वो साइन फाई बनेगी और एक साइड जो है वो कोसाइन फाई बनेगी। तो अगर ये साइड मेरे पास ये एंगल जो है ये वाला ये फाई है तो ये एंगल भी फाई बनेगा। सो लेट मी राइट इट हियर। तो ये एंगल भी हमारे पास फाई है, और अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो एक्स वाली साइड है ये हमारे पास बनती है डी ई, लेट मी राइट इट अगेन, ये हमारे पास बनती है डी ई साइन फाई, और ये जो जेड वाली साइड है ये हमारे पास बनती है डी ई कोसाइन फाई। और चूँकि इसमें हमारे पास लेंथ एलिमेंट जो है ये वाला ये सिर्फ इस रीजन में मौजूद है, तो हमारे पास लोअर रीजन में ऐसा कोई लेंथ एलिमेंट मौजूद नहीं है। और ये लोअर रीजन में लेंथ एलिमेंट मौजूद होने की वजह से ही हमारे पास क्या होता था, एक कंपोनेंट जो है वो कैंसिल हो जाता था। इस केस में लोअर रीजन में कोई लेंथ एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है कोई कंपोनेंट कैंसिल नहीं होगा। इसका मतलब है कि आपको डी ई एक्स की वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जो डी ई जी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो एक्स की वजह से प्रोड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, यहाँ से आप देख सकते हैं, और जो जेड एक्सिस की वजह से प्रोड्यूस होता है उसकी डायरेक्शन नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ है। एक ये तरीका है कि आप चूँकि इनकी डायरेक्शंस अब यहाँ से फिगर आउट कर चुके हैं तो आप इनकी मैग्नीट्यूड्स कैलकुलेट कर लें। एक दूसरा तरीका है जिसमें आप वेक्टर क्वांटिटीज़ को डील करते हैं, और मैं इस अब दूसरे तरीके से करने जा रहा हूँ। यानी आप एक ही वक्त में आप अलग-अलग 2 स्टेप्स में 2 बार इंटीग्रेशन करने की बजाय एक ही स्टेप में हर चीज़ को साथ लेके चलते हैं। तो इस केस में हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड डी जो है वो बनेगा हमारे पास एक्स यूनिट वेक्टर, जो एक्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है उसको आप यहाँ दिखा सकते हैं, और सिमिलरली जेड यूनिट वेक्टर को इस डायरेक्शन में दिखा सकते हैं। तो ये बनेगा एक्स डी ई एक्स साइन फाई प्लस या अगर आप चाहें तो माइनस जेड भी लिख सकते हैं, माइनस जेड यूनिट वेक्टर डी ई जेड कोसाइन फाई। तो ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू दिस स्मॉल लेंथ एलिमेंट डी ई। तो जो हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसको भी मैं वेक्टर फॉर्म में लिख लेता हूँ। अब वो बनेगा इंटीग्रल ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई, और अगर आप इसको अब लिखते हैं कंप्लीटली एक्सपेंड करके तो ये बनेगा एक्स यूनिट वेक्टर इंटीग्रल डी ई
एक्स साइन फाई माइनस जेड यूनिट वेक्टर इंटीग्रल डी ई जेड कोसाइन फाई। ओके, तो ये अब हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म बनती है। अगर आप देखें यहाँ पे तो ये उसका एक्स कंपोनेंट है, ये उसका जेड कंपोनेंट है। आप चाहें तो इनको सेपरेट सेपरेट सॉल्व कर लें, लेकिन यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप वेक्टर फॉर्म में इनको इकट्ठा कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे वेक्टर फॉर्म में अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक्स यूनिट वेक्टर, जेड यूनिट वेक्टर, और यहाँ पे भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम थ्रू आउट अब वेक्टर्स को डील कर रहे हैं। आई मीन दीज आर जस्ट टू डिफरेंट वेज। जब आपको ज़्यादा समझ आ जाती है तो देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट कि मैं अब डायरेक्शंस को कैसे इनकॉर्पोरेट करूँगा। यू जस्ट लर्न टू इंक्लूड एवरीथिंग इन योर मैथमेटिकल फार्मूला एंड सॉल्व इट। तो अब हम वैल्यूज़ अगर सब्स्टिट्यूट करें तो डी ई एक्स, ओके, यहाँ पे देखें ये मैंने लिखा था डी ई एक्स साइन डी ई एक्स साइन फाई और डी ई जी को साइन फाई। एक्चुअली मैंने डी ई एक्स को डिफाइन किया था डी ई साइन फाई। तो ये यहाँ पे जो एक्स सबस्क्रिप्ट में आ रहा है और जेड आ रहा है ये हमारे पास नहीं आएंगे, तो ये सिर्फ डी ई है। तो डी ई की वैल्यू अब आपको पता है, इट्स सिंपली के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में बन जाएगा ई इक्वल्स एक्स यूनिट वेक्टर इंटीग्रल की डी क्यू डिवाइड बाई कैपिटल आर स्क्वेयर। जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर के बराबर ही है, ये हम पहले देख चुके हैं, इनटू साइन फाई। और लेट मी राइट देम इन दिस फॉर्म, लेट मी राइट देम इन समवट डिफरेंट फॉर्म। सो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं कॉमन ले रहा हूँ डी ई इंटीग्रल को। तो ये मेरे पास आएगा इंटीग्रल, और डी ई की वैल्यू हम देख चुके हैं, इट्स के टाइम्स डी क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। और अब आप इसको लिख सकते हैं एक्स यूनिट वेक्टर साइन फाई माइनस जेड यूनिट वेक्टर कोसाइन फाई। ओके, दिस इज इट। अब आपने डी क्यू को लिखना है। एक बात आप यहाँ पे और भी नोट करें कि चूँकि मैं वेक्टर क्वांटिटीज़ को लिख रहा हूँ, तो ये जो नेगेटिव साइन है, ये वाला नेगेटिव साइन, अगर आप चाहें तो इसको पॉजिटिव साइन भी लिख सकते हैं। आप इसको पॉजिटिव लिखेंगे तो जो आपका आंसर है वो भी पॉजिटिव या नेगेटिव में आएगा, जिसका मतलब ये होगा कि आप अगर आपका आंसर पॉजिटिव या नेगेटिव आता है तो डायरेक्शन जो है वो आंसर में ही मौजूद होगी। और चूँकि मैं वेक्टर क्वांटिटीज़ को डील कर रहा हूँ तो लेट्स एक्चुअली राइट दिस एज पॉजिटिव, ये हमारे हक में ज़्यादा बेहतर है। ओके, तो ये हमारे पास बन जाएगा प्लस। अब डी क्यू की वैल्यू जो है, डी क्यू इक्वल है लैम्डा टाइम डी एल के। सो डी क्यू इज़ लैम्डा टाइम्स डी एल, और डी एल जो है वो आर डी थीटा है, तो ये बन जाएगा आर डी थीटा को हमने डी फाई डिफाइन किया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बन जाएगा ई इक्वल्स के लैम्डा आर, के लैम्डा आर डिवाइड बाई आर स्क्वेयर इंटीग्रल एक्स यूनिट वेक्टर साइन फाई प्लस जेड यूनिट वेक्टर कोसाइन फाई इनटू डी फाई। अब इंटीग्रेशन की लिमिट्स हमने देखनी है। इंटीग्रल जो है वो फाई के ऊपर है, और वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हमारी जो रॉड है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसको मैंने फाई 1 डिफाइन किया था, और यहाँ पे ख़त्म होता है जिसको फाई 2 डिफाइन किया था। तो ये हमारे पास फाई 1 है, और दूसरा जो येलो में एंगल दिखाया हुआ है वो फाई 2 है। तो इंटीग्रेशन की हमारे पास जो लिमिट्स हैं वो फाई 1 से फाई 2 तक हैं। तो अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो दिस बिकम्स के लैम्डा डिवाइड बाई एल डिवाइड बाई आर। साइन का इंटीग्रल माइनस को साइन होता है। ओके, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स यूनिट वेक्टर, और अगर आप लिमिट्स भी पुट कर देते हैं तो ये बनेगा कोसाइन ऑफ फाई 2 माइनस कोसाइन ऑफ फाई 1। ये पहला इंटीग्रल सॉल्व हो गया। कॉस का इंटीग्रल साइन होता है, तो ये बनेगा प्लस जेड यूनिट वेक्टर साइन ऑफ फाई 2 माइनस साइन ऑफ फाई 1। दैट्स इट, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दिस इज एक्चुअली आवर आंसर फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, एंड दिस इज द मोस्ट जनरल फार्मूला फॉर रिंग ऑफ चार्ज, जिसमें जो रिंग की लेंथ है वो कुछ भी हो सकती है, और वो किसी भी जगह पे एक्स वाई प्लेन में या एक्स जी प्लेन में या सिंपली प्लेन में किसी भी जगह पे पड़ा होता है। और उस लेंथ की वजह से आप उसके सेंटर के ऊपर जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं तो दिस इज द मोस्ट जेनेरिक फार्मूला।
ओके, सो वी हैव ड्रिवन इट और आप देख सकते हैं कि इट्स नॉट वेरी हार्ड। अब क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चले कि ये फार्मूला जो है ये सही है। तो आप देख चुके हैं, मैंने आपको बताया भी है कि ऊपर वाले जो 2 केस हमने किए हैं ना, ये वाला केस और ये वाला केस, ये दोनों केसेस जो हैं हम इनको डिराइव कर सकते हैं मोस्ट जनरल फार्मूला से। मोस्ट जनरल फार्मूला का मतलब भी यही होता है कि आप कोई भी स्पेशल केस उससे ड्राइव कर सकें। तो लेट्स ट्राई टू ड्राइव दिस केस फ्रॉम दिस फार्मूला दैट वी हैव ड्रिवन। और इस केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ था और ये आंसर था। ओके, तो इस केस में अगर हम देखें तो हमारा जो रॉड है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, रिंग यहाँ से स्टार्ट होता है। तो इस एंगल को हमने क्या डिफाइन किया, फाई 1, और इस केस में ये 0 है। और ये जब सारा इधर आता है तो ये एंगल जो है हमारे पास कितना जाता है, पाई तक जाता है, तो 0 टू पाई तक। इसका मतलब है कि अगर हम इस केस में इसमें फाई 1 को 0 पुट करें और फाई 2 को पाई पुट करें तो हमारा आंसर जो है वो ये वाला आना चाहिए जो हमने यहाँ पे ड्राइव किया। ओके, तो ये हम चेक कर लेते हैं। एक और बात यहाँ पे नोट करने वाली है कि फाई 1 और फाई 2 का डिफरेंस जो है वो पाई के बराबर है। और ये जो मैंने 2 चूज़ किए हैं ना, फाई 1 को 0 और फाई 2 को पाई, ये सिर्फ एक चॉइस है जिनमें इनका डिफरेंस जो है वो पाई आता है। आप चाहें तो फाई 1 को ले लें पाई बाई 2 और फाई 2 को 3 पाई बाई 2 ले लें, तो फिर भी इनका डिफरेंस पाई आएगा और आपका आंसर सेम आना चाहिए। ओके, सो दीज आर मैनी डिफरेंट चॉइसेस विच यू कैन पिक, बट दिस इज द सिंपलेस्ट चॉइस डेल्टा फाई के लिए, यानी वो पाई जो है, पाई लेंथ के ऊपर हमारा रॉड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है, ये पड़ा हुआ है। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज इन दिस। तो हमारे पास ई जो है वो बनेगा के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, और साथ में माइनस एक्स यूनिट वेक्टर कोसाइन ऑफ फाई 2, जो कि हमारे पास कोसाइन ऑफ पाई आएगा अपर लिमिट, तो ये बनेगा कोसाइन ऑफ पाई माइनस कोसाइन ऑफ 0 डिग्रीज प्लस z यूनिट वेक्टर साइन ऑफ पाई माइनस साइन ऑफ 0 डिग्रीज। दैट्स इट। अब अगर आप देखें तो जो साइन पाई है वो भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है, तो ये जो दूसरी टर्म है ये 0 हो जाती है। और जो पहली टर्म है वो हमें आंसर देगी के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर। यहाँ पे आप देखें तो कोसाइन पाई -1 के बराबर होता है, कोसाइन 0 1 के बराबर होता है, तो ये -2 बनेगा, -2 माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बनेगा। तो हमारे पास आता है मल्टीप्लाइड बाई 2 एक्स यूनिट वेक्टर, और जिसको आप लिख सकते हैं E इक्वल्स 2 के लैम्डा डिवाइड बाई आर एक्स यूनिट वेक्टर। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास x जो है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। और अगर हम इसको देखें तो दिस इज प्रीसाइजली वही जो हमने यहाँ पे फाइंड किया था, 2 के लैम्डा डिवाइड बाई आर, और डायरेक्शन इसकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ थी। तो इसका मतलब है कि हमने ये जो फार्मूला ड्राइव किया है ये फार्मूला सही है, एंड दिस इज़ द मोस्ट जनरल फार्मूला। अब आपका रिंग किसी भी जगह पे किसी भी शेप का हो, आप जस्ट इस फार्मूला में फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एंगल जो है वो कैलकुलेट, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यू सी कि आप सिंपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और फिर उन सिंपल प्रॉब्लम्स को आप एक्सटेंड करके मोस्ट जनरल फॉर्म भी उनकी ड्राइव कर सकते हैं। और मोस्ट जनरल फॉर्म का फ़ायदा ये होता है कि कोई भी सिंपल प्रॉब्लम जो है वो उस जनरल आंसर की या जनरल प्रॉब्लम की लिमिटेशन के तौर पे निकल आता है। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, बट रिमेंबर दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। आई एम नॉट क्रेजी कि मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ। आप ये याद रखें कि लेक्चर बनाना एक चीज़ है, लेकिन लेक्चर में क्या चीज़ इंक्लूड करनी है, इट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। और मेरा सबसे ज़्यादा टाइम, जो आप हफ्ते बाद एक वीडियो देखते हैं उसमें मेरा जो सबसे ज़्यादा टाइम लगा होता है वो इस चीज़ के ऊपर लगा होता है कि मैंने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ाया था, मैंने मैंने इस आज के लेक्चर में क्या पढ़ाना है, और जो मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया है और ये जो आज के लेक्चर में पढ़ाया है, ये ओवरऑल जो हमारा पूरा कोर्स है उसमें क्या रोल प्ले करता है, ये फ्यूचर में हमें क्या मदद कर सकता है। इसे कहते हैं, ये वो चीज़ है जिसमें कोई भी टीचर जो है वो जो कोर्स है उसको डेवलप करता है कि मैंने क्या पढ़ाना है, क्या ज़रूरी है। बुक्स में बहुत सारी चीज़ें दी होती हैं, तो हमारे जो ज़्यादा उस्ताद हैं वो यही करते हैं कि किताब उठाई है, जो शुरू से आखिर तक पढ़ा दी है, स्टूडेंट को कख पता नहीं है कि हम ये चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं। तो
तभी यूनिवर्सिटीज़ में आपने देखा होगा जो अच्छे टीचर होते हैं दे डेवलप देयर ओन कोर्स। वो टॉपिक्स पिक करते हैं कि ठीक है ये टॉपिक करना है, ये टॉपिक करना है, ये टॉपिक करना है, क्योंकि उनको पता है कि जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ उसका फ़ायदा क्या है या वो मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ। तो कुछ बेसिक हैं जैसे हम ये एचआर के फॉलो कर रहे हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें सारी पढ़नी होती है और वो बस बेसिक्स बेसिक चीज़ें उसी किताब के अंदर होती हैं, इसलिए हम पूरी की पूरी किताब फ़ॉलो करते हैं। लेकिन याद रखें कि ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, दे आर पार्ट ऑफ द थ्योरी जो आप कोर्स जो चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं, दे आर पार्ट ऑफ द थ्योरी। और आप इनको किए बिना नहीं गुज़र सकते और ये जो प्रॉब्लम मैं करवाता हूँ, मैं इनको इसलिए करवाता हूँ बिकॉज़ आई कंसीडर दैट दे गो विद द टॉपिक ऑफ थ्योरी जो आप चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। और इसी तरह ये जो आज के मैंने प्रॉब्लम करवाए हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे गो विद दिस टॉपिक ऑफ रिंग ऑफ चार्ज। अगर आप रिंग ऑफ चार्ज कर लेंगे तो वो तो शायद समझ आ जाएगा, लेकिन ये फिर आपको मुश्किल हो जाएगा। एनीवे, अब अगेन मैं वही कहूँगा, मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं यहाँ पे अ, ढोल तबला लेके नहीं बैठ सकता कि आपको कहूँ ये कर लो स्टूडेंट्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हो गया, वो हो गया, ये तो पक्का इम्तिहान में आएगा। आई एम नॉट गोना डू दैट। यहाँ पे अगर आप आए हैं तो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि आप कुछ सीखने आए हैं, और अगर आप सीखने आए हैं तो फिर आपको ये मेरा इधर ढोल पीटने की ज़रूरत नहीं है। व्हिच व्हाटएवर आई एम टेलिंग यू दैट इट इज़ इम्पोर्टेंट, व्हाटएवर आई एम टीचिंग यू, यू आर सपोज्ड टू लर्न इट, सो यू बेटर लर्न इट। आई एम नॉट गोना फोर्स यू, या फिर मैं ये नहीं कर रहा जैसे मेजॉरिटी केसेस में आपको यूट्यूब के ऊपर मिलता है कि ये कर लो, ये बहुत है, ये बहुत अहम है, ये तो पेपर में आएगा ही आएगा। आई एम नॉट गोना डू दैट। For me, this is all physics and this is important. Everything is important. You cannot skip even a single topic. ये अगर आप पूरी फिजिक्स जानना चाहते हैं तो you have to go for 100%. There is no room for choice or leaving this question or that question. वो जो क्वेश्चन आप छोड़ते हैं that is a gap in your understanding. और साइंस के अंदर साइंस साइंस के अंदर आपको गैप की गुंजाइश नहीं मिलती, ठीक है? वो जो गैप होते हैं, you can't go ahead अगर आपके अंडरस्टैंडिंग में गैप्स हैं, because it's a precise thing. Anyway, that's it for today's lecture and hopefully I will see you soon again in the next lecture जिसमें हम डिस्क को पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।